हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल है सारे बच्चों के, कैसे हो सब लोग? तो फटाफट यार सेशन से जुड़ते हैं क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास के लिए एक और नया चैप्टर। मेरा नाम है कमल शर्मा और मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को केमिस्ट्री। और हम लोग हैं प्रारंभ बैच के अंदर, जहां पे हम 11 के सिलेबस को नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं। पहला चैप्टर आप लोगों ने समझा जिसका नाम था मोल कॉन्सेप्ट, मोल एनालिसिस। और मोल कॉन्सेप्ट और मोल एनालिसिस में हमने बहुत सारी फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं, क्वांटिटी को समझते कैसे हैं, ये सारी बातें समझी थी। राइट, हमने ये सारी बातें समझी थी कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे क्वांटिटी को मेजर करते हैं, कैसे हम क्वांटिटी पे काम करते हैं। और आज हम उसी चीज को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। हम स्टेट्स ऑफ मैटर नाम के चैप्टर को शुरू करेंगे। एनसीईआरटी में तो वैसे ये चैप्टर नंबर 5 है, बट मोल कॉन्सेप्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम पहले इन तीनों को टारगेट करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि मैटर किन किन अलग अलग स्टेट में मिलता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। मेन फोकस है गैसियस स्टेट। यहां पे थर्मोडायनेमिक्स में, इक्विलिब्रियम में, उसके बाद आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम हम गैसेस को समझ रहे होते हैं केमिस्ट्री में। सॉलिड और लिक्विड का ज्यादातर डिस्कशन फिजिक्स में कर दिया गया, तो फिजिक्स में समझा जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम बेसिकली इस चैप्टर का तुम दूसरा नाम भी दे सकते हो। इस चैप्टर का दूसरा नाम क्या होगा? इस चैप्टर का दूसरा नाम होगा गैसियस स्टेट। कि गैसेस क्या होती हैं, गैसेस कैसे बिहेव करती हैं, और गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये बात? गैस क्या है, गैस कैसे बिहेव करेगी, और गैस की प्रॉपर्टी को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। और इस चैप्टर की अच्छी बात यह है कि यहां पे तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र मिलेगा, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो गैस के लिए हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है। शायद तुम लोगों ने सुना हो चैप्टर 1 में भी, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं चैप्टर का। श्री गणेश करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन सबको पता है, तो मैं फटाफट लिख देता हूं। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास होता है और जो रखे जाने पे, कहां रखे जाने पे सर? कहीं भी रखे जाने पे, अर्थ पे, मून पे, जुपिटर पे, कहीं पे रखे पे जाने पे थोड़ी बहुत जगह घेर ले। हमारे यूनिवर्स पे थोड़ी बहुत जगह घेर ले। अब जैसे तुम्हारे मन में रिंकी के लिए फीलिंग है, तो फीलिंग मैटर थोड़ी है ना? फीलिंग तो मैटर नहीं है, क्योंकि वो फीलिंग तुम्हारे मन में किसी और की भी हो सकती है। जगह तो घेर नहीं रही तुम्हारी बॉडी के अंदर। तो ऐसी कोई चीज जिसके पास मास हो, जो रखे जाने पे जगह घेरती है, उसको हम बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब, तो एक नॉर्मल बच्चा बोलेगा सर मैटर हमें 3 तरह का मिल जाता है। कौन कौन से 3 तरीके हैं? एक सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था यानी। दूसरा मैटर मिल सकता है लिक्विड स्टेट सर, हां, बहता हुआ मैटर, द्रव अवस्था वाला। तीसरा मिल जाता है गैसियस स्टेट। बिल्कुल सही बात है, ये 3 मैटर तो मिलते ही मिलते हैं। लेकिन कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट, कोई ओवर टैलेंटेड बच्चा बोलेगा नहीं सर अभी और मैटर है। मैटर तो मैटर है, मैटर हो गया है ना। जैसे नॉर्थ साइड में हम बोलते हैं कि अरे भाई मैटर हो गया, तो वो भी तो एक मैटर है। तो मैटर अगला क्या होता है? एक स्टेट हम बोलते हैं प्लाज्मा। एक और मैटर की स्टेट बोलते हैं बोज आयंस्टाइन कंडेंसेट। बट जो हमारे कॉमन है, जिनको हमें समझना है, जिनको ऑब्जर्व करना है, वो हमारे ये 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिनके बारे में डिटेल में पढ़ा, लिखा और समझा जाता है। क्लियर है सबको? अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा बेसिकली आयोनाइज्ड गैस होती है। बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर हम गैस को गर्म कर दें तो गैस के इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। गैस के इलेक्ट्रॉन उससे एटम से बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसी आयोनाइज्ड गैस को बोलते हैं प्लाज्मा। वैसे बहुत लो टेम्परेचर पे एक स्टेट मिलती है जिसे बोलते हैं बोज आयंस्टाइन कंडेंसेट। ये दोनों तुम बहुत हाई लेवल जब जाओगे, इंजीनियरिंग फील्ड में बेसिकली जाओगे, तो वहां पे इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे तुमने कई बार नोटिस किया होगा,
अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज आता है, थंडर स्टॉर्म आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो एक थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग होती है। तो वो लाइटनिंग बेसिकली क्या है, वो लाइटनिंग के थ्रू जो एटमॉस्फेयर की गैस है वो आयोनाइज हो गई है। तो उस पोर्शन में तुम देख सकते हो कि प्लाज्मा क्रिएट हो गया है। क्या क्रिएट हो गया है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज बहुत अलग होती हैं। तो ये जो दो स्टेट है इनको अभी साइड कर देते हैं। क्यों फालतू में हम 11th के छोटे छोटे बच्चों के कंधों पे इतना लोड डालें। हाँ, कुछ बच्चे 9th क्लास से दो स्टेट का रट्टा लगा के आते हैं। जब भी तो पूछो बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती है, बोलेंगे सर 5 होती है। आप गलत बोल रहे हो, 3 होती है। कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बी कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या होती है सर? वो तो नहीं पता है, बस इतना नाम याद किया था ताकि समझा सके किसी को। अब बात करते हैं सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट क्या है? एक ऐसी स्टेट जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, ऑलमोस्ट इतने क्लोज हैं कि उनके बीच का स्पेस हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्टेट को बोलते हैं सॉलिड स्टेट। क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। लिक्विड क्या होता है? जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़े दूर चले गए। और गैस क्या होती है? जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है बहुत 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 ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट टाइम ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि एक पार्टिकल यहां है तो दूसरा पार्टिकल मुंबई में है। बहुत ज्यादा स्पेस है। अब स्पेस कम होने के पीछे का रीजन क्या है? तो यूजुअली हम बोलते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रांग होता है। यानी सॉलिड के पार्टिकल फेविकोल से चिपके हुए हैं। फेविकोल होता है ना जिससे दो हाथी भी चिपक जाते हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल फेविकोल से बहुत पास पास चिपके, उनके बीच का स्पेस बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। गैसेस के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इतना कम है कि हम ऑलमोस्ट जीरो मान के चलते हैं। अभी से बता दूं कि यहां पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा इसको जीरो मानने का, बट यूजुअली हम बोलते हैं गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है या उनके बीच का स्पेस बहुत ज्यादा है। और लिक्विड में हमेशा प्रॉपर्टी हमें सॉलिड और गैस के बीच में मिलेंगी। लिक्विड में या तो वो सॉलिड स्टेट के ज्यादा क्लोज होगी लिक्विड स्टेट, या वो गैसियस स्टेट की। तो लिक्विड के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ मॉडरेट चलेगा। अब सॉलिड के पास अपना एक रिजिड शेप होता है, सॉलिड के पास अपनी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड मास होता है, राइट? फिक्स्ड मास होता है, फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, सब कुछ फिक्स्ड होता है। सॉलिड्स आर रिजिड। बट जो गैसेस हैं, जो लिक्विड है, लिक्विड के पास मास तो सबके पास फिक्स होगा सर, बिल्कुल। क्यों फिक्स होगा? क्योंकि मास तो कंजर्व्ड रहता है, तो मास तो सबका फिक्स है। वॉल्यूम की बात करें तो लिक्विड की वॉल्यूम भी फिक्स है। हाँ, वॉल्यूम भी फिक्स है। 2 लीटर लिक्विड है तो 2 लीटर ही रहेगा, चाहे 5 लीटर की बोतल में भरो, चाहे 10 लीटर की बोतल में भरो। लेकिन गैस की वॉल्यूम चेंज हो सकती है। तुम सेम अमाउंट ऑफ गैस को अगर अलग अलग कंटेनर में भरते हो, अगर तुम इसको अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर पे रखते हो, तो इसकी वॉल्यूम चेंज हो सकती है। जैसा हमने चैप्टर 1 में समझा था कि गैसेस के लिए हम 22.4 लीटर की बात सिर्फ एसटीपी पे कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड के लिए इसीलिए वॉल्यूम एनालिसिस हमने अलग कर दिया था डेंसिटी की मदद से, राइट? और गैसेस और लिक्विड दोनों का शेप चेंज हो सकता है। तो सारी स्टेट्स ऑफ मैटर में बेसिक प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो मिलता ही मिलता है। लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी या तो सॉलिड की तरह है या गैस की तरह, या तो सॉलिड के ज्यादा क्लोज होगा या वो गैस के ज्यादा क्लोज होगा। हेलो एकता, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है, कैसे हो? तो यहां पे बच्चों जो हमारा फोकस होने वाला है वो किस स्टेट पे होने वाला है? गैसियस स्टेट पे होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो गैसियस स्टेट पे रहेगा कि गैस क्या होती है और गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है। और गैस के बारे में जो भी बात हम आज समझेंगे वो सारी बातें तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा।
मतलब अगर तुमने वो सारी बातें समझ ली तो अपने आप आगे जाके तुम्हें जितने भी टॉपिक आएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे, जितने भी फॉर्मूले आएंगे, इजीली समझ में आएंगे। वरना तुम पूरे चैप्टर में कंफ्यूज होते रहोगे, सर प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, मोल क्या है, कहां वॉल्यूम को हम ऐसे ले रहे हैं, कहां वॉल्यूम को हम वैसे ले रहे हैं। तो ये सब कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम यहां पे पहले ही इन सारी बातों को बेसिक से समझेंगे। तो चलो गैस पे आते हैं। गैस के बारे में बेसिक बातें क्या क्या है? गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। अभी तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो समझोगे कि गैसेस दो टाइप की हो जाएंगी, एक वो जो पोलर है और एक वो जो नॉन पोलर है। पोलैरिटी क्या होती है क्या नहीं होती, जिनको नहीं पता है चिंता की कोई बात नहीं है, ये तुम केमिकल बॉन्डिंग में समझोगे, ये तुम केमिकल बॉन्डिंग में समझ लोगे। पोलर गैसेस में डाइपोल बनते हैं। अगर वो डाइपोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ हैं तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल फोर्सेस होगी। तो पोलर गैसेस में हम दो टाइप के फोर्सेस देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल भी कई सारे टाइप के होते हैं, इंड्यूस डाइपोल, परमानेंट डाइपोल, सब कुछ आगे चल के आएगा। नॉन पोलर गैसेस में जिसमें किसी भी तरह का फोर्स नहीं होता, उसमें होता है वैन डर वाल्स फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? वैन डर वाल्स फोर्स। जो नेचर में चार टाइप के फोर्स बताए जाते हैं। जितने भी फोर्स हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सारे के सारे फोर्स किसी ना किसी तरह से चार कैटेगरी में जाते हैं। पहला न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और वैन डर वाल्स फोर्स। तो वैन डर वाल्स फोर्स सबसे वीकेस्ट होते हैं, जहां पे कोई फोर्स काम नहीं करता है वहीं पे वैन डर वाल्स फोर्स अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो वैन डर वाल्स फोर्स लगते तो हमेशा है। कई बच्चों को डाउट आता है, सर हमें कब पता है कि कहां वैन डर वाल्स फोर्स है, कहां पे दूसरा फोर्स है? जहां भी दूसरा फोर्स नहीं है, जहां भी डाइपोल नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, प्लस माइनस चार्ज का फोर्स नहीं है, न्यूक्लियस का फोर्स नहीं है, जहां भी बाकी फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं वहां पे हम वैन डर वाल्स फोर्स कंसीडर करते हैं। और वैन डर वाल्स फोर्स ग्रेविटेशन की तरह डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पे। बाकी ये क्या होते हैं ये तुम डिटेल में धीरे धीरे करके समझोगे, बट वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड करते हैं किस पे? सरफेस एरिया पे। तो अभी हमने पहला पॉइंट क्या एस्टेब्लिश किया कि गैसेस के पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स काम करेंगे वो यूजुअली बहुत ज्यादा वीक होते हैं, बहुत ज्यादा वीक। गैसेस के पास मास किसी भी चीज का फिक्स होता है, क्वांटिटी फिक्स रहेगी, लेकिन उनकी वॉल्यूम चेंज होती है कंटेनर टू कंटेनर। अलग अलग कंटेनर में अगर मैं गैस का सेम अमाउंट रखूं तो उसकी वॉल्यूम अलग अलग आएगी। गैसेस के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, और इसी टेंडेंसी की वजह से गैसेस को बोला जाता है फ्लूइड्स। फ्लूइड का मतलब ऐसा कोई भी स्टेट जो फ्लो कर सके ग्रेविटी के आसपास। तो गैस के अंदर भी टेंडेंसी, सर लिक्विड भी तो फ्लो कर सकता है, बिल्कुल। लिक्विड और गैस दोनों को फ्लूइड कहा जाता है। तो जब तुम फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो वहां पे लिक्विड की भी स्टडी है, वहां पे गैस की भी स्टडी है। सो फ्लूइड का मतलब कोई भी ऐसी स्टेट जो फ्लो कर सकती है। अब इसमें भी अंतर है, बहने के तरीके में भी अंतर है। गैस हर डायरेक्शन में फ्लो करती है विदाउट एनी ग्रेविटी। गैस जब फ्लो करती है तो उसके फ्लो पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है। सोचो अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो क्या होता? आज हम सब लोग लेट के सांस ले रहे होते। अगर गैस के पार्टिकल पे ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर जमीन पे बैठा होता, जमीन पे चिपका होता, और हमें उस ऑक्सीजन में सांस लेने के लिए लेट के चलना पड़ता, सारी चीजें लेट के हो रही होती। तो गैसेस के पार्टिकल ग्रेविटी के अलोंग और ग्रेविटी के अगेंस्ट दोनों तरह से फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड भी फ्लो करता है, लेकिन लिक्विड हमेशा ग्रेविटी के सपोर्ट में फ्लो करता है या ग्रेविटी के डायरेक्शन में फ्लो करता है। गैसेस के बीच में क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है तो गैसेस पे प्रेशर लगा के, गैसेस पे अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगा के तुम उनको कंप्रेस कर सकते हो। और गैसेस हमेशा
हर एक मिक्सचर, हर एक कॉम्पोजिशन में मिक्स होती है। यानी जब गैस को गैस के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे सॉलिबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम कितना डिसॉल्व कर सकते हो, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गैस, किसी भी गैस को किसी भी दूसरी गैस के साथ किसी भी रेशियो में मिला दो, किसी भी रेशियो में मिला दो, वो हमेशा डिसॉल्व हो जाएंगी, आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो गैस और गैस मिलके हमेशा ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगी। ये कभी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे गैस दूसरे गैस के साथ। गैस पानी के अंदर कोलाइडल बना सकती है, गैस ठोस के अंदर कोलाइडल बना सकती है, लेकिन गैस और गैस, अगर सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन नहीं बनेगा। वो हमेशा होमोजीनियस सॉल्यूशन ही बनाएंगे, हेट्रोजीनियस हो ही नहीं सकता है। और गैस को मिक्स करने के लिए किसी भी तरह की मैकेनिकल एड की जरूरत नहीं है। जैसे पानी में चीनी घोलना है तो चम्मच से चलाना पड़ेगा, मैकेनिकली वर्क करना पड़ेगा, राइट। बट गैसेस को मिक्स करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं करना होगा, कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं करना होगा। क्लियर है? चलो, गैस समझ में आ गई क्या होता है, गैस क्या होती है, गैस की क्या बेसिक प्रॉपर्टी है। तो गैस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जब हमें पता चलती है तो हम गैस के बारे में अब चीजों को समझना शुरू करते हैं। देखो क्या क्या बातें। स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे अलग अलग कंटेनर में, एक तो गैस को हमेशा हमें क्लोज कंटेनर में रखना पड़ता है। खुले कंटेनर में रखोगे तो क्या होगा, भाग जाएगी, भागना चाहती है। तो गैस को हमेशा एक क्लोज कंटेनर में रखना है। अब अलग अलग कंटेनर में रखी हुई गैसेस, अलग अलग सिचुएशन में रखी हुई गैसेस में कुछ तो अंतर होगा। ऐसा तो नहीं हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन सब एक ही जैसी होंगी। हर गैस की पर्टिकुलर मोशन में, गैस की प्रॉपर्टीज में कुछ बेसिक अंतर होगा। तो उन्हीं अंतर को समझाने के लिए जैसे हम ये बोल देंगे कि इस कंटेनर में गैस का मास ज्यादा है, किसी दूसरे कंटेनर में गैस का मास कम है, तो यहां पे हम दो गैसेस को मास के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे तुमने बलून में एयर भरी, अब दोनों में तुमने एयर भरी, एक बलून कम फुलाया उसमें मास कम भरा, एक बलून ज्यादा फुलाया उसमें मास ज्यादा भरा। तो हम अलग अलग सिचुएशन में रखी हुई गैसेस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, किन पैरामीटर से डिफरेंशिएट करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल। उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल। अलग अलग स्टेट वेरिएबल होते हैं, अलग अलग चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे तुम ये कह सकते हो कि इस कंटेनर में गैस का पास जगह ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, दूसरे छोटे कंटेनर में भरा उसमें वॉल्यूम कम है। तो कुल मिला के चार ऐसे वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर, चार ऐसे वेरिएबल हैं जिनमें हम गैसेस को डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले आता है प्रेशर। प्रेशर आई थिंक अब तक फिजिक्स में सुना होगा। प्रेशर का बेसिक मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम प्रेशर के थ्रू गैसेस को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं पहले वो समझते हैं। अब सोचो, प्रेशर अगर है, प्रेशर अलग है तो क्यों है? गैस के पार्टिकल रैंडमली हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, राइट। फ्लूइड्स हैं तो वो फ्लो कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, रैंडम किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं। अब जब वो पार्टिकल फ्लो करेंगे, कैसे इंजीनियर साहब, गुड आफ्टरनून, तो वो पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे। अगर तुमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया है या 9th-10th में पढ़ा था तो शायद सुना हो कि जब भी कोई मास वाला पार्टिकल फ्लो करता है तो उसके पास एक वेलोसिटी है। मास इनटू वेलोसिटी को हम बोलते हैं मोमेंटम। और अगर मान लो मैं तेजी से टकराते हुए जाऊं, यहां पे टकरा जाऊं, तो मेरी वेलोसिटी चेंज होगी, राइट। और जब भी मोमेंटम चेंज होता है, न्यूटन का सेकंड नियम कहता है कि चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज जनरेट अ फोर्स, या मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स कंपलसरी है, बिना फोर्स के मोमेंटम चेंज हो ही नहीं सकता है। और मोमेंटम के चेंज होने का मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए,
चाहे वेलोसिटी की डायरेक्शन, दोनों केस में वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा। तो जब भी कोई पार्टिकल टकराएगा कहीं पे, किसी भी दूसरे पार्टिकल से कंटेनर की वॉल पे टकराएगा, तो वो वहां पे टकरा के, जैसे ये वाला पार्टिकल टकराया तो हो सकता है टकरा के पीछे आ जाए, गया टकरा के वापस आया, तो एटलीस्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन तो डेफिनेटली चेंज होगी, है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो डेफिनेटली चेंज होगी। तो यहां पे ये कुछ ना कुछ, यहां पे ये कुछ ना कुछ फोर्स इंपैक्ट जब करेगा तो फोर्स क्रिएट करेगा। तो गैस जिस भी कंटेनर में रखी जाती, बहुत इंपॉर्टेंटली इस बात को समझो, पहले दो सबसे इंपॉर्टेंट है। गैस जब भी किसी कंटेनर में रखी जाती है, गैस के पार्टिकल कंटेनर की वॉल से लगातार टकराते रहते हैं, और लगातार टकराने की वजह से वो वॉल के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। तो वॉल के आपस में नहीं देखना है, वॉल के यूनिट एरिया पे जो भी फोर्स लगता है उसको डिफाइन करते हैं प्रेशर ऑफ गैस। क्या डिफाइन करते हैं? प्रेशर ऑफ गैस। कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, कितने बच्चे ये बता सकते हैं कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, या नन ऑफ दीज है? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, या प्रेशर ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है? कितने बच्चों को ये बात सही से पता है? देखेंगे कितने बच्चों को ये बात सही से पता है। तो देखो, प्रेशर का मतलब समझ में आ गया। गैस के प्रेशर का मतलब क्या है? गैस कंटेनर की वॉल पे फोर्स लगाएगी। प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि गैस जब भी टकराएगी मोमेंटम में चेंज होगा, एंड न्यूटन सेकंड लॉ सेज चेंज इन मोमेंटम जनरेट्स अ फोर्स, या फोर्स होगा तभी मोमेंटम चेंज हो पाएगा। अब बात करते हैं प्रेशर की डायरेक्शन। देखो, जो भी वॉल के पास होगा, जैसे ये एक वॉल है, तो जो भी पार्टिकल वॉल से टकराने जाएगा वो तो वॉल पे परपेंडिकुलर लगाएगा नहीं लगाएगा? मान लो वॉल पे तुम सोचो अरे नहीं सर तिरछा भी तो टकरा सकता है, तिरछा टकराया तो भी इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल। ये तो फोर्स चेंज होगा ही नहीं, चेंज कौन सा होगा? ये वाला कंपोनेंट। तो गैस के पार्टिकल जब भी वॉल पे टकराएगा, ऊपर वाली वॉल पे जाके टकराएगा तो ऊपर की तरफ, लेफ्ट वाली वॉल पे टकराएगा तो लेफ्ट की तरफ। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रेशर राइट साइड में लग रहा है, ये नहीं कह पाएंगे प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, लेफ्ट की तरफ लग रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह पे जो पार्टिकल टकराएंगे वो बाहर की तरफ धक्का देंगे। किधर धक्का देंगे? बाहर की तरफ। तभी तो जब तुम बलून में हवा भरते हो, फटता है तो हर तरफ से गैस बाहर निकलती है, हर तरफ से गैस बाहर निकलती है। तो किसी भी गैस का प्रेशर ये कहा जाता है कि हमेशा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो कंटेनर के हर वॉल पे बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो प्रेशर की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। प्रेशर की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब जैसे मान लो एक कंटेनर है, एक ग्लास ले लो, उस ग्लास को उल्टा करोगे तो क्या होगा? क्या उसके अंदर की हवा बाहर आ जाएगी? आना तो चाहती है ना। एक ग्लास को इमेजिन करो, उस ग्लास के अंदर मान लो ये एक ग्लास है, तो इस ग्लास के अंदर हवा है, वैक्यूम तो है नहीं। अगर मैं इस ग्लास की हवा को सोचूं तो हवा ग्लास को इधर 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 हर तरफ से बाहर से धक्का दे रही है। उल्टा करूंगा तो क्या हवा इसके अंदर की निकल के बाहर गिर जाएगी? नहीं ना। क्यों? क्यों इसके अंदर वैक्यूम नहीं बन पाया? क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, सोचो जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, यहां भी तो गैस है, जो इसके आसपास एटमॉस्फेयर है यहां भी तो गैस है, और जब इधर से कोई पार्टिकल, एटमॉस्फेयर का कोई पार्टिकल टकराने आएगा तो वो किधर की तरफ धक्का देगा? जब एटमॉस्फेयर का कोई पार्टिकल टकराने आएगा वो किधर की तरफ धक्का देगा? उसके लिए तो अंदर की तरफ धक्का होगा। वो वॉल को किधर धक्का देगा? अंदर की तरफ। तो हम ये भी कहते हैं कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, जो सराउंडिंग का प्रेशर होता है, वो कंटेनर को हमेशा अंदर की तरफ धक्का देता है। कंटेनर के अंदर भरी हुई गैस बाहर जाना चाहती है और कंटेनर के बाहर की गैस अंदर आना चाहती है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक खुला हुआ ग्लास है, इसमें तुमने गैस भर दी, तो ये गैस बाहर जाना चाहती है। जिसके आसपास का एटमॉस्फेयर है, जिसके आसपास का एटमॉस्फेयर है, वो किधर लाना चाहता है? वो कंटेनर को अंदर भेजना चाहता है, वो कंटेनर को अंदर भेजना चाहता है।
कंटेनर टिका हुआ क्यों है, कंटेनर फट क्यों नहीं गया, कंटेनर एक्सपैंड क्यों नहीं कर गया, कंटेनर पिचक क्यों नहीं गया, क्योंकि अंदर बाहर का प्रेशर कहीं ना कहीं बराबर है। तो कंटेनर पे हमेशा दो तरफ से फोर्स लगते हैं। इस बात को विजुलाइज करो कि जब भी जैसे तुमने बलून लिया, अब तुमने बलून में हवा भर के बलून को फुला दिया, तो बलून एक्सपैंड और श्रिंक दोनों कर सकता है। लेकिन अभी अगर तुमने बलून को होल्ड किया हुआ है तो उसकी वॉल ना ही एक्सपैंड कर रही है ना ही श्रिंक कर रही है, क्योंकि अंदर वाली गैस किधर धक्का दे रही, बाहर की तरफ। लेकिन उसी टाइम पे जो बाहर वाली गैस है वो किधर धक्का दे रही, अंदर की तरफ। अंदर और बाहर दोनों तरफ के धक्के बैलेंस हो रहे हैं, इस वजह से वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, इस वजह से वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है। समझ में आया सबको इतनी बात? अगली बात क्या समझनी है कि जो प्रेशर होता है गैस का, देखो एक तो ये होता है कि तुमने सिर्फ प्रेशर को सुना, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, और तुमने सुन के आगे बढ़ गए। अब जहां जहां प्रेशर आ रहा है वहां वहां तुम गलतियां करो, कभी कुछ कभी कुछ। तो सारी बातें प्रेशर के बारे में अच्छे से समझ लोगे तो गलतियां नहीं होंगी। दूसरी बात क्या है, क्योंकि गैस हम बोलते हैं ना कंटेनर में हमेशा गैस जितनी जगह मिलती है उस पूरी जगह में फैल जाती है। तो गैस का प्रेशर भी होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी जितना प्रेशर इधर की वॉल पे लगेगा उतना ही प्रेशर इधर, उतना ही प्रेशर इधर, उतना ही प्रेशर इधर। कहीं भी एक तरफ प्रेशर कम ज्यादा होगा तो ज्यादा कम फोर्स होगा। प्रेशर इज ऑलवेज मीनिंग फोर्स। तो प्रेशर कम ज्यादा होगा तो फोर्स कम ज्यादा होगा, फोर्स कम ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वो फोर्स गैस को इधर उधर शिफ्ट करा के प्रेशर को बराबर कर लेगा। तो प्रेशर हमेशा होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस हर डायरेक्शन में इक्वल होता है, हर डायरेक्शन में इक्वल होता है। ऐसा नहीं होगा एक कंटेनर के अंदर तुमने गैस भरी तो उसका प्रेशर किसी दूसरी तरफ ज्यादा, किसी तीसरी तरफ कम, ऐसा नहीं होगा। हर तरफ प्रेशर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और सराउंडिंग के प्रेशर के बारे में क्या बात है कि सराउंडिंग का प्रेशर यूजुअली कांस्टेंट होता है। हमारे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं, नेचर से तो पंगा नहीं ले सकते ना, नेचर तो बहुत पावरफुल है, तो हम नेचर से तो पंगा ले नहीं सकते। तो जो भी हमारे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट हैं वो कंटेनर के अंदर, मान लो मैंने इसे गर्म कर दिया तो कंटेनर के अंदर का प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है। इसमें गैस भर दी, गैस निकाल दी, कंटेनर के अंदर का प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है। बट यूजुअली हमारे आसपास का, जो हम अपने नियर बाय सराउंडिंग की बात करेंगे, वहां का प्रेशर यूजुअली कांस्टेंट रहेगा, वहां का प्रेशर यूजुअली कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? अर्थ पे अगर बात करें, अगर ये हमारी सरफेस है, वैसे तो सरफेस अर्थ की बाउंड्री होती है बट चलो इसी को सरफेस दिखा लेते हैं। अगर मैं अर्थ सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस पे मान लो तुम यहां पे खड़े हो इंडिया में, ऐसे तिरछे खड़े हो, हमें सीधा लगता है लेकिन हम तिरछे खड़े होते हैं। तो इस सरफेस से हम जितना अंदर जाएंगे, अंदर जाने मतलब अर्थ की ग्रेविटी, ये सब बहुत कुछ काम करेंगे, तो जितना हम अंदर की तरफ जाएंगे प्रेशर उतना बढ़ेगा। यानी जब तुम समुद्र में गोते लगाते हो, जब तुम डीप सी डाइविंग करते हो, तैरते हो नदी, तालाब, झील में, तो वहां पे जब तुम पानी के जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना बढ़ेगा। तुमने शायद नोटिस किया हो, जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनमें लिखा था समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट फ्रॉम द सी लेवल। तो दैट हाइट इज मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम सी लेवल, क्योंकि हम उसके रिस्पेक्ट में प्रेशर का चेंज बता सकते हैं। और जितना तुम इस सरफेस से ऊपर जाओगे, ऊपर की एयर उतनी पतली हो जाएगी, तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर उतना घटेगा, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर उतना घटेगा। तो हम हमेशा सरफेस पे बात करते हैं। यूजुअली सरफेस का प्रेशर, जो भी सरफेस हम पे प्रेशर लगा रहा है उसको हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब हम बोलते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे आसपास का प्रेशर, तो 1 एटमॉस्फेरिक यूजुअली हम अपनी सरफेस पे बोलते हैं कि अभी मैं यहां पे खड़ा हूं तो यहां पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है। मैं पहाड़ पे चला जाऊंगा प्रेशर कम हो जाएगा, मैं समुद्र के अंदर चला जाऊंगा, नदी के अंदर चला जाऊंगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, बट हाँ
नियर अबाउट बात करें तो कांस्टेंट है। मैं यहां पे हूं 2 मीटर चल के चला गया तो मान लेंगे कांस्टेंट है। बहुत ज्यादा चेंज करूंगा तब प्रेशर चेंज होगा। अगर मैं बहुत ज्यादा ऊपर गया, बहुत ज्यादा नीचे गया, तब जाके प्रेशर में एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। इसीलिए मैंने लिखा यहां पे कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो यूजुअली कांस्टेंट है, नॉट ऑलवेज। तुम बहुत ज्यादा हाइट पे चढ़ के चले गए, प्रेशर कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा डेप्थ में चले गए, प्रेशर कम हो जाएगा। ज्यादा चेंज नहीं कि अपने आसपास की सराउंडिंग को देख रहे हो, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ सराउंडिंग लगभग कांस्टेंट रहेगा, लगभग कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारी बातें तो पहले प्रेशर के बारे में हमने समझी कि क्या होता है प्रेशर। एक बार फटाफट नजर दोहरा लो कि प्रेशर का मतलब क्या है। प्रेशर ऑफ गैस का मतलब अलग है, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा अलग तरह से काम करता है। सारी बातें हम यूज करेंगे। अब बात करते हैं यूनिट्स की कि प्रेशर को मेजर किस में करेंगे। तो सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड यूनिट। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसको दूसरा नाम कहते हैं पास्कल। सो पास्कल इज ऑल्सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर। या इसको हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, m इंटू ए। डायमेंशन हो जाएगी ml-1t-2, ml-1t-2। प्रेशर की और भी यूनिट है, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही यूनिट है, ये तो स्टैंडर्ड है। बाकी यूनिट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, which is 1.0134 multiplied by 10 to the power 5 Pascal. Barometric pressure, which is 10 to the power 5 Pascal. तो बार और ATM दो अलग अलग प्रेशर को मेजर करने की यूनिट्स हैं। ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो एटमॉस्फेयर थोड़ी सी बड़ी यूनिट है बार से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम दोनों को सेम मानते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम दोनों को क्या मानते हैं? सेम मानते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर थोड़ी सी बड़ी यूनिट है बैरोमेट्रिक प्रेशर से। एक एटमॉस्फेयर में 1 से थोड़े से ज्यादा बार होते हैं। और क्या यूनिट है? और यूनिट है सर mm ऑफ Hg। क्या यूनिट है? mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg का मतलब जहां पे हम प्रेशर को हाइट के रूप में दिखाते हैं। हम ये बताते हैं कि अगर इसी की जगह जिसके भी हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं उसकी जगह अगर इतनी हाइट का एक मरकरी का कॉलम खड़ा कर दें किसी भी शेप में, लिक्विड के लिए सुना होगा, किसी भी शेप में खड़ा कर दें, तो उसका जो बॉटम लेवल पे प्रेशर लगेगा वो कितना है, उसको मेजर करते हैं mm ऑफ Hg। एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। इसके लिए तुमने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसी भी लिक्विड के बॉटम का जो प्रेशर है वो H-ρg आता है, where ρ is the density and g is the acceleration due to gravity। तो प्रेशर को हम लिक्विड कॉलम की हाइट के रूप में भी मेजर कर सकते हैं। प्रेशर को हम लिक्विड कॉलम की हाइट के रूप में भी मेजर कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। जैसे देखो मान लो किसी जगह पे एक वाटर का कॉलम है, किसी भी शेप का, शेप मैटर नहीं करता है, किसी भी शेप का वाटर का कॉलम है, और इस कॉलम की हाइट 50 सेंटीमीटर है। इस कॉलम की हाइट कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट का प्रेशर मान लो तुम निकालना चाहते हो, इस पॉइंट का प्रेशर निकालना चाहते हो,
वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। देखो, तो अगर तुम इस प्रेशर को मान लो एसआई यूनिट में निकालना चाहिए, एक तो सीधे सीधे बोल सकते हो 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। किसी भी लिक्विड की हाइट है तो तुम सीधे सीधे mm ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मिलीमीटर ऑफ वाटर, किसी भी लिक्विड के नाम के साथ हाइट मेंशन कर दो, बस उतना काफी है। हाइट मेंशन बता दो, उतना काफी है, क्योंकि डेंसिटी एंड जी आर कांस्टेंट फॉर लिक्विड्स। तो अगर हाइट हमने बता दी तो हम प्रेशर का एक आंसर ये भी दे सकते हैं कि प्रेशर इज 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। प्रेशर इज 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ये भी एक आंसर चलेगा अगर सेंटीमीटर में या हाइट के टर्म में चाहिए। बट अगर तुम इस हाइट को पास्कल में बदलना चाहो तो कैसे बदलोगे? प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। अगर ये तुम्हें एसआई यूनिट में चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट, तो तुम्हें बाकी सारी चीजों को भी एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, हाइट कितनी है? 50 सेंटीमीटर, एसआई यूनिट में हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम बन जाएगा 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, और सेंटीमीटर बन जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर का क्यूब है तो मीटर का भी क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हम हर चीज को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? सर जी की वैल्यू सरफेस पे हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 10 भी ले लेते हैं, पोल पे 10 होती है, अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं वरना 9.8। देखो, तो इसको हम बोल देंगे हाइट कितनी है? 50 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। डेंस कर सकते हैं उसकी हाइट के टर्म में कि हाइट कितनी है तो प्रेशर उससे आ जाएगा। एक और बात देखो, तुम चाहो अगर इसी प्रेशर को बार में 10 टू द पावर 5, तो अगर मैं इसी को 10 टू द पावर 5 से डिवाइड कर दूं तो ये पास्कल बन जाएगा, बार या लगभग एटमॉस्फेयर। बार या लगभग इतना ही एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, बार या इतना ही एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.049 बार, 0.049 बार। तो ये सारी यूनिट में कन्वर्जन बच्चों तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। स्पेशली कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन सी यूनिट है वो ध्यान दो। एक मिनट रुकना। तो बच्चों तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि हम प्रेशर की कौन सी यूनिट को, बीच में कुछ नेटवर्क एरर आ गया था इसलिए रुकना पड़ा, तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, पास्कल, एमएम ऑफ एचजी, ये कुछ कॉमन प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है। इन यूनिट को हम कैसे यूज करेंगे वो चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए।
ओके बच्चों, तो थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का एरर था, आई थिंक अब वो एरर रिजॉल्व हो गया है। तो बीच में थोड़ा सा नेटवर्क एरर आ गया था जिसके साथ हम प्रेशर की डिस्कशन में रुक गए। तो प्रेशर का डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया, मतलब प्रेशर में तुम्हें प्रेशर क्या होता है वो तो पता होना ही चाहिए, साथ में ये भी पता होना चाहिए कि प्रेशर की अलग अलग यूनिट में कन्वर्जन कैसे करना है, और वो तभी कर पाओगे जब तुम उन यूनिट्स को बार बार यूज करोगे। यूज नहीं किया तो सब बर्बाद है। अब दूसरे वेरिएबल पे आते हैं। दूसरी वेरिएबल का नाम है वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ज्यादा खेल करता है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लेके आते हैं आगे जब हम रियल गैस में पहुंचते हैं। तो देखो, मान लो एक V लीटर की कंटेनर में तुमने गैस को भरा, एक V लीटर के कंटेनर में तुमने गैस को भरा। अब तुम ये मत कहना सर गैस की वॉल्यूम मतलब कंटेनर की वॉल्यूम, ये तो 9th क्लास का बच्चा भी बोलता है कि गैस की वॉल्यूम यानी कंटेनर की वॉल्यूम। हमारा टारगेट क्या है समझना, वो ये कि अगर मैंने एक V लीटर के कंटेनर में गैस को भरा है तो वो गैस से रिलेटेड हम 3 वॉल्यूम की बात कर सकते हैं। पहले हम बात कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितनी है V लीटर। फिर वॉल्यूम, जब हम गैस को भरेंगे तो गैस के पार्टिकल भी तो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। वो कितना है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता वो कितना है, लेकिन कुछ तो जगह होगी यहां पे, होगी या नहीं होगी। और तीसरी कौन सी वॉल्यूम आती है, यही सबसे काम की है, वॉल्यूम या स्पेस अवेलेबल, फ्री वॉल्यूम अवेलेबल कह लो इसे। फ्री वॉल्यूम अवेलेबल कितना होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम माइनस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। तो जब भी तुम किसी गैस को पढ़ते समझते हो बच्चों, तो 3 टाइप की वॉल्यूम की बात कर सकते हो। टोटल वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम गैस ने ली और कितनी वॉल्यूम बची। जैसे ये पार्टिकल जब घूमने निकलेगा, ये सफर करने निकलेगा, तो ये इन पार्टिकल जहां पे ये ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे तो नहीं जा पाएगा ना, टेक्निकली सोचें। अब हम किस वॉल्यूम को गैस की वॉल्यूम कहते हैं, इस वाले को। वो वॉल्यूम जो फ्रीली अवेलेबल है उसको कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ गैस, उसको कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ गैस। एंड जनरली फॉर आइडियल सिचुएशन गैस के पार्टिकल बहुत छोटे माने जाते हैं, गैस के पार्टिकल बहुत छोटे माने जाते हैं। उस वजह से जो ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, जो ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। और इसलिए तुमने ये सुना होगा वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सालों से ये नाम, ये स्टेटमेंट चला आ रहा है कि क्योंकि गैस मूव कर सकते, तो हम एज्यूम कर लेते हैं गैस के पार्टिकल को जिस भी कंटेनर में भरोगे वो उस कंटेनर की सारी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये कि तुम किसी भी कंटेनर में जब भी कोई गैस भरोगे, कोई सी भी गैस, आइडियल सिचुएशन में उस गैस का पार्टिकल खुद कोई भी जगह नहीं लेगा। यानी अगर मान लो 5 लीटर का कंटेनर, उसमें मैंने 10 लाख मॉलिक्यूल भर दिए नाइट्रोजन के, अभी भी जो खाली जगह है, वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब हमेशा क्या होता है, जो खाली जगह है वो अभी भी 5 लीटर ही होगा। उस 5 लीटर में मैं कितनी भी गैसेस भरता जाऊं वो फट जाएगा, वो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका जो जगह रहेगा वो 5 लीटर ही रहेगा। तो जब भी हम किसी गैस की वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का हमेशा मतलब होता है कितनी खाली जगह है, कितनी खाली जगह है गैस के पार्टिकल के मोशन के लिए, गैस के पार्टिकल के घूमने फिरने के लिए। अब बात करते हैं वॉल्यूम की क्या क्या यूनिट होती है। तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट तो होती है मीटर क्यूब। बाकी यूनिट क्या है, बहुत सारी यूनिट है वॉल्यूम की। डिस्टेंस की जो जो यूनिट है उन्हीं का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को ही क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं, मिलीलीटर, लीटर, डेसीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, कुछ भी दिखा सकते हो।
1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, या तो ये याद रखो। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, या तो ये याद रखो। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, या तो ये याद रखो। क्योंकि हमें लीटर से मीटर और मीटर से लीटर वाली यूनिट्स में जाना होगा, लीटर से मीटर और मीटर से लीटर वाली यूनिट में जाना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ गैस, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ गैस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको समझ लोगे तो इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी आसानी से समझ में आ जाएगी। प्रेशर क्या है, प्रेशर का मतलब क्या है, प्रेशर की यूनिट्स क्या क्या होती है, कौन कौन सी यूनिट हम कहां पे यूज करेंगे, कैसे हम प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम की कौन कौन सी यूनिट है, वॉल्यूम की कौन कौन सी यूनिट कहां कहां पे यूज होगी, कैसे हम वॉल्यूम की यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेट वेरिएबल विच इज वॉल्यूम। तो अब तुम्हें दो चीजें समझ में आनी चाहिए, प्रेशर का मतलब एंड वॉल्यूम का मतलब। अगले पे आते हैं, मोल। सो मोल रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ गैस। यहां पे हम जब भी किसी गैस की क्वांटिटी की बात करेंगे, मोल या फिर क्वांटिटी को मोल या फिर मास से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल या मास से रिप्रेजेंट किया जाएगा क्वांटिटी को। फॉर्मूला एक ही चलता है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जैसे तुम्हें पता है, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि किसी गैस के 22 ग्राम एसटीपी पे 11.2 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, गैस कौन सी है। तो हमें ये बात एसटीपी के लिए तो चैप्टर 1 से पता है, एसटीपी पे 1 मोल की वॉल्यूम 22.4। तो अगर वॉल्यूम गिवन है तो हम मोल ऑफ गैस निकाल सकते हैं। दो तरीके होंगे, या तो गैस की वॉल्यूम ले लें, लेकिन ये वॉल्यूम कौन सी लें, एसटीपी पे। अब सवाल ये आएगा दिमाग में कि सर एसटीपी के अलावा अगर वॉल्यूम का एनालिसिस करना तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए इक्वेशन आएगी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बट अगर एसटीपी पे करना तो हमेशा 22.4 वाला काम का है, और इसी को मोल को हम दूसरा लिख सकते हैं, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस। तो देखो हमें क्या क्या दिया है, वॉल्यूम दी है 11.2, ये है 22.4, गैस का मास भी गिवन है, कितना है 22 ग्राम, मोलर मास नहीं पता है, तो मोलर मास ऑफ गैस आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। बेसिक सी बात कि कैसे हम गैस के मोल कैलकुलेशन करते हैं। तो मोल कैलकुलेशन में नया कुछ भी नहीं आएगा, गैस की बाकी वेरिएबल की कैलकुलेशन में नया आएगा, लेकिन मोल कैलकुलेशन में कुछ भी नया नहीं आएगा। मोलर मास आ गया, तो इसका मोलर मास देखें तो 44 होता है, हाँ। इसका मोलर मास देखें तो 12 और 16 28 होगा, 28। इसका मोलर मास देखें तो 36 प्लस 8 44 होगा। तो हमारी ये जो भी अननोन गैस है, इसका मोलर मास अगर 44 है, तो ये गैस ऑप्शन ए में गिवन CO2 भी हो सकती है, ऑप्शन सी में गिवन C3H8 भी हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो इस टाइप से तुम्हें गैस के मोल पे डिस्कशन मिलते रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, ये वही है चैप्टर 1 वाला कि गैस की क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए हम मोल या मास को रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस गैस की क्वांटिटी को डायरेक्टली नहीं दिखाता है, वॉल्यूम की मदद से तुम मोल निकाल सकते हो, लेकिन वो कंडीशनल बात है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम क्वांटिटी ऑफ गैस की बात करें, मान लो मैं कहूं गैस की क्वांटिटी फिक्स है, तो इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इसका मतलब मास फिक्स है, इसका मतलब मोल फिक्स है। वॉल्यूम में बी चेंज्ड, वॉल्यूम चेंज हो सकती है।
तो क्वांटिटी ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए किसको यूज करेंगे? मोल को। और चौथा आता है, चौथा और फाइनल वेरिएबल आता है विच इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का बेसिक मतलब है तुमने किसी चीज को छुआ, गर्म लगा तो वो हायर टेम्परेचर है, किसी चीज को छुआ ठंडा लगा लोअर टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर यही मेजरमेंट करता है ठंडा और गर्म कितना है। टेम्परेचर के 2-4 यूनिट्स होती हैं, डिग्री सेल्सियस में दिखा सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में दिखा सकते हैं, या केल्विन में दिखा सकते हैं। केल्विन के टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। केल्विन के टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। केल्विन का डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन कैसे करोगे? डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दो। जैसे सपोज 5 डिग्री सेल्सियस है, सपोज -20 डिग्री सेल्सियस है, सपोज -120 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में कैसे बदलोगे? 5 डिग्री सेल्सियस में भी अप्रोक्सीमेट 273, तो सब में हम 273 ही ऐड करते हैं केल्विन में बदलने के लिए। यह आ जाएगा 278 केल्विन, यह आ जाएगा 253 केल्विन, यह आ जाएगा 270 माइनस 100 170, 170 माइनस 2 153। तो हम किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे। केल्विन टेम्परेचर कभी भी 0 से छोटा यानी निगेटिव नहीं होता है। ये सब क्यों है? केल्विन के बारे में सारे लॉज कहां से आए हैं? ये चार्ल्स लॉ से आते हैं। चार्ल्स लॉ समझोगे तो बात पता चलेगी। तो केल्विन में मिनिमम टेम्परेचर होता है 0 केल्विन। ओके मत पढ़ना, 0 केल्विन, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो। तो केल्विन टेम्परेचर को हमेशा कैपिटल टी से दिखाते हैं, डिग्री सेल्सियस को स्मॉल टी से दिखाते हैं। ठीक है बात? ठीक है बात बेटा। मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D ये तो शुरू होगा फिजिक्स में, अगला चैप्टर यही शुरू होगा। अब ये बात तो मैं आदर्श सर बता पाएंगे, उनसे आप बात पूछें कि मोशन कब स्टार्ट होगा। अभी हमने स्टेट्स ऑफ मैटर तो स्टार्ट कर लिया है। सब एक ही दिन में पढ़ोगे क्या? सब तुम्हें एक ही दिन में पढ़ लेना है। हम पढ़ा देंगे तुम्हारे, सब ऊपर से बाउंसर निकल जाएगा, दिमाग की सारी नसें फ्राई हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखो अब आता है बच्चों सबसे कम ब्रह्मास्त्र कह सकते हो इसे। क्या कह सकते हो इसे? ब्रह्मास्त्र। कहीं पे भी गैसियस इक्वेशन में कुछ ना समझ में आए तो ये ब्रह्मास्त्र लगा दो। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? सो आइडियल गैस इक्वेशन इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स। कैसे आई ये इक्वेशन? तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंटल लॉज से आई, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये इक्वेशन आई है। बट हम इसको पहले पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट कैसे हुए, क्या हुए, वो बाद में देखेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, वेयर P इज प्रेशर, V is volume of gas, N is mole of gas, T is, ये ध्यान रखना टेम्परेचर में हमेशा मैटर करता है कि टेम्परेचर के एप्स बने हैं या नहीं बने, टेम्परेचर के एप्स बने हैं या नहीं बने। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कैपिटल टी मतलब एब्सोल्यूट, यानी यहां पे तुम डिग्री सेल्सियस वाला रखोगे तो बात गलत हो जाएगी। डिग्री सेल्सियस वाला नहीं रखोगे, एब्सोल्यूट लेवल का टेम्परेचर रखोगे। आर क्या है?
आर कहलाता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये शायद तुमने फिजिक्स में सुना हो डिफरेंस। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, उन्हीं कांस्टेंट में से कुछ कांस्टेंट को यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है, जैसे कैपिटल जी ग्रेविटेशन वाला। तो ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट है जो किसी बात पे, मीडियम पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ यूनिट पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करते हैं। तो यूनिवर्सल का मतलब कोई सी भी गैस हो उसके लिए आर की वैल्यू सेम रहेगी। कोई सी भी गैस हो बच्चों, उसके लिए आर की वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। आर की वैल्यू हम अभी 3 पढ़ेंगे, 0.0821, 0.0831 ऑलमोस्ट सेम ही है, और 8.31। यूनिट देखो, R इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर। तो प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, डिवाइडेड बाय मोल, डिवाइड में चला जाएगा मोल, और टेम्परेचर डिवाइड में चला गया केल्विन। तो अगर प्रेशर, वॉल्यूम, एटमॉस्फेयर और लीटर में है तो आर की ये वाली वैल्यू आएगी 0.0821। अगर प्रेशर को बार में रखा, बार और एटीएम में ज्यादा अंतर नहीं है, तो बार, लीटर और मोल केल्विन है, बार, लीटर और मोल केल्विन, तो 821 की जगह 831 बन जाएगा, 821 की जगह 831। और अगर सब कुछ एसआई यूनिट में है तो ये आ जाएगा जूल पर मोल केल्विन। ये आर की एसआई यूनिट में, यानी जब प्रेशर को तुम पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखते हो, प्रेशर को पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम को मीटर क्यूब, मोल को तो मोल में ही, टेम्परेचर को केल्विन में। तो ये डिपेंड करता है कि तुम आर की कौन सी वैल्यू यूज करोगे। आर की कौन सी वैल्यू यूज करोगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम किस यूनिट सिस्टम में वैल्यूज को यूज कर रहे हो, बाकी वैल्यूज को किस यूनिट सिस्टम में बाकी वैल्यूज को यूज कर रहे हो। तो ये 3 ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन बोल सकते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पूरे चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल है, इस चैप्टर में तुम कहीं से कोई भी न्यूमेरिकल उठा के ले आओ, वो इसी इक्वेशन से सॉल्व किया जाएगा। अगर तुम अप्रोक्सीमेशन करना चाहते हो तो अप्रोक्सीमेटली 1/12 ले सकते हो। अप्रोक्सीमेटली इन दोनों को 1/12 ले सकते हो, इसको तुम 100/12 ले सकते हो। ये अप्रोक्स वैल्यू, इससे तुम्हारी कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो आर की हम अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हैं। अब देखो, इसका पहला फॉर्म तो ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन का। दूसरा फॉर्म क्या है, पीवी इज इक्वल टू एन क्या है, मोल, मास बाय मोलर मास, आरटी। थोड़ा सा शिफ्ट कर लो, मोलर मास को इधर ले आओ, मोलर मास को एम से दिखा लेते हैं, मास बाय वॉल्यूम आरटी। मोलर मास को एलएचएस में ले आए और मास को आरएचएस, वॉल्यूम को आरएचएस में लेके, मोलर मास को एलएचएस में ले आए और वॉल्यूम को आरएचएस में ले आए, और मास बाय वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, एक और इक्वेशन आ जाती है, प्रेशर इंटू मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आरटी, डेंसिटी इंटू आरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन का सेकंड फॉर्म है। ये आइडियल गैस इक्वेशन का सेकंड फॉर्म है। एम है मोलर मास, और रो है डेंसिटी ऑफ गैस। और ऑब्वियसली नाम बताता है गैस इक्वेशन, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना कि तुम इसको गैस पे ही अप्लाई कर सकते हो। इसको तुम सॉलिड या लिक्विड पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ गैस पे ही अप्लाई करते हो। तो दोनों ही आइडियल गैस इक्वेशन है, दोनों ही आइडियल गैस इक्वेशन है। एक में हमने डेंसिटी ऑफ गैस के टर्म में दिखाया, एक में हमने मोल ऑफ द गैस के टर्म में दिखाया। यहां से तुम ये भी देख सकते हो, गैस की वॉल्यूम भी प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, गैस की डेंसिटी भी प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो गैस के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसके प्रेशर या टेम्परेचर पे या दोनों पे डिपेंड करते हुए दिखेगी।
अब यूज कैसे करना है, तो इसी के साथ तुम्हारा इस चैप्टर का 50% पार्ट, या मैं कहूं इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाते हैं। बस मुझे तुम्हें समझाना है, एक दो बार दिखाना है कि न्यूमेरिकल में यूज कैसे करेंगे। पहला यूज है वैल्यू पुट करना। दोनों में चार अननोन है, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल टेम्परेचर, प्रेशर, मोलर मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, तीन गिवन है। फोर्थ वाला तुम्हें निकालना है। सारी वैल्यू रखो प्रॉपर सिस्टम में, आर की वैल्यू रखो प्रॉपर यूनिट में, चौथे वाले के लिए सॉल्व कर लो। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में तीन बातें गैस के बारे में पता है, प्रेशर, मोलर मास, टेम्परेचर पता है तो डेंसिटी आ जाएगी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता है तो मोल आ जाएगा, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर पता है तो प्रेशर आ जाएगा। तीन कोई भी गिवन हो, कोई से भी रैंडमली तीन गिवन हो, चौथी वैल्यू निकालनी हो, वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, निकल आएगी। तो ये पहला तरीका होता है, बहुत कम क्वेश्चन में, मेनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा यूज होता है। मेनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा यूज होता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे को बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। देखो आर तो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आर तो हर गैस के लिए हमेशा सेम रहेगा। गैस बदलोगे तो भी आर नहीं बदलेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदलोगे तो भी आर नहीं बदलेगा। तो आर की वैल्यू क्या आ सकती है, पहली वाली इक्वेशन से पीवी डिवाइडेड बाय एनटी, या फिर दूसरी वाली इक्वेशन से पी मोलर मास डिवाइडेड बाय रो टी। तो तुम ये कह सकते हो अगर आर सेम है, तो ये रेशियो भी तो सेम होगा। तो P1 V1 डिवाइडेड बाय N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय N2 T2। या फिर P1 मोलर मास 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1 T1 इज इक्वल टू P2 मोलर मास 2 डिवाइडेड बाय रो 2 T2। तो कंपैरिजन मेथड का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो तुम्हें एक गैस की दो अलग अलग स्टेट गिवन है, दो अलग अलग कंडीशन में गैसेस गिवन है, तो उन अलग अलग कंडीशन के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल को कंपेयर कर सकते हो। जिसके बारे में क्वेश्चन बात ना करे उसको कांस्टेंट मान लेना, जिसके बारे में क्वेश्चन बात ना करे उसको कांस्टेंट मान लेना। या अगर तुम्हें दो अलग अलग गैसेस दी गई हैं तो भी तुम ये काम कर सकते हो, क्योंकि आर तो सेम रहने वाला है, चाहे हम एक ही गैस के लिए दो अलग अलग स्टेट में बात करें, चाहे हम अलग अलग गैसेस की अलग अलग स्टेट में बात करें। तो जब भी हमें दो सिचुएशन दिखती हैं, कंपैरिजन करना है, तो यहां पे हम कंपैरिजन मेथड लगा सकते हैं। तीसरा कहलाता है कंजर्वेशन मेथड। कंजर्वेशन क्या होता है वो सबको पता है। मान लो मोल गैस बंद बर्तन में है, गैस बंद कंटेनर में है, तो तुम कह सकते हो इनिशियल मोल इज इक्वल टू आफ्टर मोल। क्वांटिटी को कंजर्व कर सकते हो। ये कैसे होता है अभी क्वेश्चन में देखेंगे। देखो क्वांटिटी को कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझते हैं, आंसर मत देखना, आंसर भले दिख रहा है बट क्वेश्चन को समझते हैं कि एक वेसल है 120 ml कैपेसिटी, ठीक है। हर वैल्यू पे ध्यान दो, गैसियस स्टेट में मास्टर होना है तो हर वैल्यू पे ध्यान दो। ये कुछ वॉल्यूम है, इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है, यानी गैस का कुछ मास कुछ मोल है, पता नहीं। 35 डिग्री सेल्सियस पे और 1.2 बार पे, टेम्परेचर भी पता है, प्रेशर भी पता। गैस को दूसरे वेसल में ट्रांसफर किया, अच्छा वॉल्यूम चेंज हो गया, टेम्परेचर भी चेंज हो गया, इसका प्रेशर कितना होगा,
तो ये ऑटोमेटिकली बन गया इनिशियल वॉल्यूम, ये बन गया सेकेंड स्टेट की वॉल्यूम। इस वॉल्यूम के साथ का प्रेशर बन गया P1, इस वॉल्यूम के साथ का टेम्परेचर बन गया T1, इस वॉल्यूम के साथ का टेम्परेचर बन गया T2 और इस वॉल्यूम के साथ का प्रेशर बन गया P2। क्या कहीं भी क्वेश्चन में मोल बदलने की बात है? नहीं है। मास की बात की है, अमाउंट की बात की, वो फिक्स है। और कहीं भी ये भी बोल दे गैस को ही ट्रांसफर किया, नहीं मोल तो बदला नहीं, तो मोल की कोई बात नहीं। तो मोल को हम क्या मान लेंगे? मोल को सेम मान लेंगे, कांस्टेंट, कि गैस का मोल चेंज नहीं हुआ है। तो ये तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के फील आ जाएगी कि एक ही गैस की या दो अलग अलग गैसेस की अलग अलग स्टेट है। यहां पे वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर कुछ था, यहां पे वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर बदल गया। जब भी दो स्टेट कंपेयर करना है, P1 V1 बाय N1 T1, P2 V2 बाय N2 T2, कभी भी अलग से मत सोचो। तुम्हें स्कूल में सिखाया जाएगा, एनसीईआरटी में सिखाया जाएगा कि भाई डिसाइड करो, बॉयल लॉ लगाना है, चार्ल्स लगाना है, गेल लुसेक लगाना है, अलग अलग नाम के लॉज आएंगे, कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में 20-25 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन कैसे करने हैं वो तुम्हारे सामने है। 22 क्वेश्चन यानी 90% से ज्यादा न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से खत्म होते हैं। बस इसमें कॉन्सेप्ट और ऐड कर देना है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, काम खत्म। मोल सेम है, कट गया। प्रेशर कितना है? P1 1.2, वॉल्यूम कितना है? 120, T1 कितना है? 35। ध्यान रखना टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी इन केल्विन। तो 273 ऐड कर दो, 273 प्लस 30 ये हो गया 303 प्लस 5 308। ठीक है। वैसे टेम्परेचर भी सेम दिख रहा है, टेम्परेचर भी सेम दिख रहा है ना, टेम्परेचर भी तो सेम दिख रहा है। हाँ, तो टेम्परेचर को भी कट कर दो, टेम्परेचर सेम है वो भी कट हो गया, जो सेम है वो कट हो गया। नया प्रेशर जानना है, ठीक है, P2 जानना है। नई वॉल्यूम कितनी है? 180। इसी को एनसीईआरटी बोलेगी कि भाई बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है, हम बोलेंगे गैस इक्वेशन का क्वेश्चन है। बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये कटा, ये कटा, आंसर कितना आ गया? 0.8 बार। कंपैरिजन में ये चीज ऑब्वियस होनी चाहिए कि अगर हम इधर प्रेशर बार में रख रहे हैं तो इधर का प्रेशर भी बार में होगा, इधर वॉल्यूम ml में है तो इधर की वॉल्यूम भी ml में होगी। सिर्फ टेम्परेचर ध्यान रखना, टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन, बाकी सारी चीजें किसी भी यूनिट में हो, बस वो सेम यूनिट में हो। जब भी तुम कंपैरिजन कर रहे हो तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, हमेशा के में होगा। बाकी सारी यूनिट किसी भी चीज में हो, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए कंपैरिजन में। देखो, अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क देंगे, एक और क्वेश्चन समझाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन देख लो, बाकी क्वेश्चन की भी हम बात करेंगे। प्रेशर दिया है 760 टॉल, टॉल का मतलब होता है mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, ठीक है। टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन, इंडिकेटेड वॉल्यूम ऑफ विच सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट विद द ऑब्जर्वेशन। कि अगर इतना इतना है तो इसकी वॉल्यूम इतना इतना है, तो इसकी वॉल्यूम इतना इतना है, तो इसकी वॉल्यूम इतना इतना है, तो इसकी वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर कितना है? 760। तो अब हम क्या करेंगे? PV इज इक्वल टू nRT। मिक्सचर है तो मिक्सचर में मोल की जगह हम लिख सकते हैं टोटल मोल। प्रेशर भी किसका हो गया? टोटल का। तो प्रेशर देखो कितना है? 760। अब क्योंकि यहां पे हमें कंपेयर करना तो R चाहिए होगा, तो प्रेशर को लिख लेते हैं ATM में। जब तुम वैल्यू पुट कर रहे हो तो वैल्यू में यूनिट इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि डिसाइड करोगे R कैसे आएगा। वॉल्यूम कितनी दी है? 22.4। मोल्स कितने हैं? 14 ग्राम N2, 14/28 प्लस 16 ग्राम O2, 16/32। R की वैल्यू कितनी रखोगे? 0.0821। टेम्परेचर कितना गिवन है? टेम्परेचर 273, टेम्परेचर 273। अगर LHS बराबर RHS आ गया, इसका मतलब ये सही है
वरना गलत है। तो ऐसे तुम्हें इन चारों स्टेटमेंट में कंपेयर करना है कि इसमें से किसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली बात सही नहीं है, कौन हमारा गैसियस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, कौन ऑब्जर्वेशन में सही नहीं बैठेगा। तो आई थिंक आंसर तुम्हारा डी आएगा, बट ऐसे ही तुम्हें सबके लिए चेक कर लेना है। तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें समझाए कि जब तुम्हें 3-4 चीजें दी हो तो चौथी चीज कैसे निकालोगे। यहां पे 2 चीजें दी हैं, 2 चीजें और दे दी और पूछ लिया कि बताओ ऑब्जर्वेशन सही है या नहीं। सिंपल सा मतलब है कि चारों चीजें अगर गिवन है तो इक्वेशन होल्ड करनी चाहिए, चारों चीजें गिवन है तो इस इक्वेशन में रखने पे LHS बराबर RHS आना चाहिए, LHS बराबर RHS आना चाहिए। जिसके लिए LHS बराबर RHS आ गया वो करेक्ट है, जिसके लिए नहीं आया वो इनकरेक्ट है। तो सबके लिए बस निकाल के देख लो, सबके लिए बस निकाल के देख लो कि LHS बराबर RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। आज का तुम्हारा काम है कि तुम प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन करो। अभी पुराने चैप्टर में बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन थे वो करो, और जो करंट चैप्टर है उसकी थ्योरी को समझो। अभी क्वेश्चन में मत जाओ, उसकी थ्योरी को रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में बच्चों जो हम लोग मिलेंगे तो इस चैप्टर पे या इस इक्वेशन पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे तुम्हें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को यूज कैसे करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम, कि बिना किसी स्ट्रेस के बस पढ़ते रहो, बहुत आसानी से तुम्हारी 11 खत्म होगी और नीट की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, नीट की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।